हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं ऊर्जा संसाधन। ये जो टॉपिक है ये भारत संसाधन एवं उपयोग का ही है 5वां टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना हम लोग को ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्स के बारे में जानना है। ठीक है, इसका हम लोग आज पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। तो इसमें हम लोग जानेंगे शक्ति या फिर ऊर्जा संसाधन क्या है। ठीक है, तो शुरू करते। तो कहता है ऊर्जा या शक्ति, ठीक है, ऊर्जा या शक्ति विकास की कुंजी है। समझिएगा, यहाँ पे ऊर्जा या शक्ति है जो क्या है, विकास की कुंजी है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि ऊर्जा या फिर शक्ति के बिना विकास संभव है ही नहीं। ठीक है, विकास करने के लिए शक्ति या फिर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो इसमें लिखा है 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के साथ, ठीक है, शक्ति के साधनों का वास्तविक विकास शुरू हुआ था। कहता है 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ तो उस समय शक्ति के साधनों का वास्तविक विकास हुआ था। तब सोचिए 18वीं शताब्दी के पहले कैसे लोग काम करते होंगे, है ना, कैसे उन लोग विकास करके 18वीं शताब्दी में पहुंच गए भाई, ये जानना जरूरी है। तो देखिए क्या कहता है। कहता है जो मानव था शुरुआत के समय में, ठीक है, जो शुरुआती समय था या फिर जिसको कह सकते हैं शुरुआती चरण था, उसमें मानव शारीरिक शक्ति का प्रयोग करता था। किसका? तो शारीरिक शक्ति का प्रयोग करता था शुरुआत के समय में। ठीक है, और धीरे धीरे ज़्यादा विकास होने लगा तो इसका साधन खोजने लगा मानव। ठीक है, किसके जगह पे कुछ और ऊर्जा या फिर शक्ति संसाधन का खोज किया जाए। तो फिर हम लोग पशुओं का उपयोग करने लगे। ठीक है, किसका? तो पशुओं का। किस रूप में करते थे? परिवहन के रूप में। ठीक है, जानते आज भी देखते होंगे बैलगाड़ी, है ना, जिसको टांगा कहते हैं, एक जो घोड़ा खींचता है ना। तो ये आज भी, पहले क्या था, पहले शारीरिक शक्ति का उपयोग किया जाता था, फिर उसके बाद पशुओं को उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, समझ में भी अच्छा से आएगा कि आप लोग हर एक चीज़ को जानते हैं। ठीक है, बस उसको सिर्फ समझने की जरूरत है। तो वही कहता है शुरुआती के समय में शारीरिक शक्ति का उपयोग किया जाता था और बाद में पशुओं का उपयोग किया जाने लगा शक्ति संसाधन में। ठीक है, पशुओं से आप लोग को पता है बहुत से काम कराए जाते थे। मनुष्य पहले ठेला जो देखते थे सामान ढोने वाला, है ना, उसको मानव ही शारीरिक शक्ति के बल पे वो सामान को खींचता था। आज भी रिक्शा जो चलता है उसको मानव खींचते हैं। ठीक है, पशुओं के समय में देखिएगा जो भी हम लोग पानी निकालने का काम करते थे कुएं से, ठीक है, तो उसमें पशुओं को चारों ओर घुमाया जाता था। ठीक है, पानी हो या फिर किसी प्रकार का कोई और भी साधन में पशुओं का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था पहले। ठीक है, तो वही देखते हम लोग, ये थी पहले की बात। लेकिन हम लोग को देखना ऊर्जा के बारे में, ठीक है, शक्ति संसाधन के बारे में। तो कहता है शक्ति के साधनों का विकास, ठीक है, शक्ति के साधनों का वास्तविक विकास 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुआ। ठीक है, और ऊर्जा के स्रोत ही विकास एवं औद्योगिकरण के आधार हैं। कहता है ऊर्जा के जो स्रोत ही जो विकास एवं औद्योगिकरण का आधार है। कहता है मुख्य आधार है ऊर्जा का विकास ही। ठीक है,
अगर ऊर्जा नहीं होता तो हम लोग को विकास संभव नहीं था, औद्योगिकरण संभव नहीं था। देखते हैं आज हमारे पास 24 घंटा बिजली मिलती है, ठीक है, बहुत से बिजली पे काम होता है। अगर बिजली नहीं होती या फिर कैसे किसी प्रकार का संसाधन, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, अगर नहीं होता तो हम लोग इतना विकास नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो देखते हैं आगे, कहता है कोयले का उपयोग कर बाष्प शक्ति का विकास इंग्लैंड में हुआ था। कहता है कोयले का उपयोग करके बाष्प शक्ति का विकास कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत, जिसको लोग बोल सकते हैं कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स, ठीक है। कॉमर्शियल आप लोग जानते ही हैं किसे कहते हैं, ठीक है। हिंदी तो आप लोग नहीं जानते हो, वाणिज्य की ऊर्जा स्रोत, लेकिन कॉमर्शियल सब जानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोतों को वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। कहते हैं जो बड़े मात्रा में उत्पादन किया जाता है या फिर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा स्रोत, ठीक है। इस सभी को वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं शक्ति संसाधन के प्रकार, ठीक है। शक्ति संसाधन के प्रकार, कि शक्ति संसाधन के कितने प्रकार हैं? पहले तो प्रकार इसके ढेर सारे, लेकिन इसको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। पहला तो उपयोगिता के आधार पर, स्रोत के आधार पर, संरचनात्मक गुणों के आधार पर, ठीक, कई भागों में इसको बांटा गया। फिर उसके भी प्रकार हैं, कंप्लीट है, फिर उसके भी प्रकार हैं। तो देखते हैं, कहता है शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार हो सकते हैं। कहता है शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है उपयोग स्तर के आधार पर, ठीक है। उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति के दो प्रकार हैं, ठीक है। एनर्जी के कितने प्रकार? दो प्रकार हैं। उपयोग स्तर के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर शक्ति दो प्रकार के हैं। कौन कौन? सतत शक्ति और दूसरा समापनीय शक्ति। सतत शक्ति कह सकते हैं किसको? जो कंटिन्यूअस चलते रहे। समापनीय शक्ति जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग उसका नहीं किया जा सकता है। सब में डिफिनेशन सेम मिलेगा आपको, ठीक है। जितना भी देखेंगे उसका कुछ वर्ड भिन्न हो सकता है, लेकिन सबका अर्थ, जितने भी वर्गीकरण हैं शक्ति संसाधन के, सबका अर्थ यही दो निकसेगा। वैसा संसाधन जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, समापनीय जिसका दोबारा उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। ये दो डिफिनेशन है, सब में से यही दो अर्थ निकसेगा। तो जिसमें देखते हैं सबसे पहले हमारा है सतत विकास। तो सतत विकास कहते हैं किसे? सतत शक्ति, ठीक है। सतत विकास पढ़ना था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट टॉपिक में, ठीक है, सतत विकास। तो सतत शक्ति है ना, कहता है भूमिगत उष्मा, इसको भूतापीय तरंग कहते हैं, सौर किरणें, पवन, प्रवाहित जल आदि सतत शक्ति स्रोत हैं, ठीक है। ये सब कंटिन्यूअस रिसोर्स है, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। खत्म होगा तो एक बहुत लंबे अवधि के बाद, कंप्लीट है। तो वही करा सतत शक्ति, जिसके अंतर्गत भूमिगत उष्मा, सौर किरणें, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब आते हैं, ठीक है, सतत शक्ति में। सेकेंड है हमारा समापनीय शक्ति।
समापनीय मतलब नहीं लग रहा है आपको कि समाप्त होने वाला ऊर्जा जो समाप्त हो जाएगा कभी ना कभी, जिसके अंतर्गत आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं विखंडनीय तत्व। विखंडनीय तत्व मतलब जो वैसा तत्व जिससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यूरेनियम, वेनेडियम, प्लेटिनियम, ठीक है, ये सब। तो वही कह रहा है, ये सब जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विखंडनीय तत्व हैं, ये क्या है, समापनीय शक्ति के स्रोत हैं। ठीक है, आप एक भाषा में कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन जितने भी हैं वो क्या है, समापनीय शक्ति। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब आता है। ठीक है, तो उपयोगिता के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं, पहला सतत शक्ति और दूसरा समापनीय शक्ति। सतत शक्ति जिसके अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जिसको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, जो हमेशा उपयोग चलते रहे, मतलब कि हमेशा उपयोग उसका होते रहता है। ठीक है, भूमिगत ऊष्मा है, सौर किरण है। सौर किरण क्या है, आज सौर किरण आया तो क्या कल नहीं आएगा, कल भी आएगा, है ना, मतलब कंटिन्यूअस ये चलते रहता है। सेकंड देखते हैं, उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को दो भागों में विभक्त किया गया है। कहता है उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा को कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन, प्राथमिक ऊर्जा और दूसरा गौण ऊर्जा। कह सकते हैं प्राथमिक ऊर्जा या फिर द्वितीयक ऊर्जा। ठीक है, द्वितीयक ऊर्जा को ही गौण ऊर्जा हम लोग कहते हैं। तो प्राथमिक ऊर्जा में क्या आता है, वैसा ऊर्जा जिसका हम लोग फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, प्रथम चरण में उसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। गौण ऊर्जा वैसा ऊर्जा जिसे प्राथमिक ऊर्जा से दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसे हम लोग द्वितीयक ऊर्जा या फिर गौण ऊर्जा कह सकते हैं। तो कहता है प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, रेडियोधर्मी खनिज आदि है। ठीक है, ये सब क्या है, कोयला क्या है, कोयला खनिज से निकसेगा भूभाग से। ठीक है, और कोयला का उपयोग हम लोग कर लेंगे तुरंत। पेट्रोलियम है, तेल निकसेगा, इसका उपयोग कर लेंगे। प्राकृतिक गैस है, इसका भी हम लोग निकासेंगे भूमि से, इसका भी उपयोग कर लेंगे। ठीक है, सेकंड हमारा गौण ऊर्जा जिसके अंतर्गत विद्युत आता है। विद्युत क्या है, क्या विद्युत कहीं से प्राप्त होता है, नहीं, विद्युत को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, या फिर कोयला से या फिर पेट्रोलियम से या प्राकृतिक गैस से या फिर जो विखंडनीय तत्व है उससे। ठीक है, तो वही कर जो दूसरे फॉर्म में ऊर्जा को बदला जाता है वो गौण ऊर्जा कहलाते हैं। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि गौण ऊर्जा के उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर विद्युत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा समझ गए, गौण ऊर्जा समझ गए, कंप्लीट है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्रोत की स्थिति के आधार पर, कहता है स्रोत के स्थिति के आधार पर शक्ति संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कहता है जो शक्ति स्रोत की स्थिति के आधार पर, ठीक है, शक्ति को कितने भागों में, तो दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें पहला क्या है, क्षयशील शक्ति संसाधन। क्षयशील कहने का मतलब जिसको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, वो क्षयशील कहलाता है। अक्षयशील जिसको हम लोग कह सकते हैं रीन्यूअल, जिसको हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, कहता है क्षयशील शक्ति संसाधन के अंतर्गत में कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम तथा आणविक खनिज आदि आते हैं। और अक्षयशील में
पवन ऊर्जा, सौर शक्ति, ठीक है, प्रवाही जल जिसको कह सकते हैं प्रवाहित जल, लहरें, भूतापीय तरंग, ये सब किसके अंतर्गत? तो अक्षयशील संसाधन के अंतर्गत आती है। अभी आप लोग को हम बताए थे जितना भी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे इस सब में से अर्थ दो ही निकसेगा, एक खत्म हो जाएगा, दूसरा को पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बस याद रखना है हम लोग को, समझना है बातों को, ठीक है। तो क्षयशील शक्ति संसाधन के अंतर्गत पूछ देगा निम्न में से कौन क्षयशील शक्ति संसाधन है? पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल, भूतापीय तरंग, प्राकृतिक गैस। तो क्या हो जाएगा इसमें से? प्राकृतिक गैस, ठीक है। क्षयशील जो खत्म हो जाए, जिसका उपयोग हम लोग दोबारा नहीं कर सकते, जो एक बार उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के दो स्रोत हैं, ठीक है। संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? तो दो स्रोत हैं। कौन कौन? जैविक ऊर्जा और दूसरा अजैविक ऊर्जा, ठीक है। बायोटिक एनर्जी और ये दूसरा अबायोटिक एनर्जी। कंप्लीट है। तो जैविक मतलब तो आप तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, जिसमें मानव एवं प्राणी को सम्मिलित किया जाए, है ना। अजैविक में जिसमें मानव की बगैर ऊर्जा हो। देखते हैं सही ढंग से। कहता है जो जैविक ऊर्जा है फर्स्ट नंबर हमारा, कहता है मानव एवं प्राणी शक्ति को, कहता है मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक शक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। कहता है देखिए मानव भी एक प्रकार का शक्ति है, प्राणी भी है, मानव भी कई प्रकार का काम करता है ना। पहले क्या था? मानव और प्राणी ही शक्ति संसाधन के स्रोत थे, ठीक है। तो देखते, कहता है मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक शक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। सेकंड है अजैविक ऊर्जा, ठीक है। कहता है जल शक्ति, पवन शक्ति और सौर शक्ति तथा ईंधन शक्ति आदि को अजैविक ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जैविक में मानव एवं प्राणी शक्ति को शामिल किया जाता है और अजैविक में जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति, ईंधन शक्ति, ये सब को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है समय के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, समय के आधार पर शक्ति संसाधन के दो रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। समय के आधार पर शक्ति संसाधन कितने रूप में? तो दो रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से पहला क्या है? पारंपरिक शक्ति और दूसरा गैर पारंपरिक शक्ति, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला है पारंपरिक शक्ति, जिसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पारंपरिक शक्ति के उदाहरण है। जो मतलब कि कह सकते हैं जो पहले से जिसका निर्माण किया गया हो, जो स्वतः नहीं, पारंपरिक शक्ति में जो पहले से ही धरती के अंदर मौजूद हो, ठीक है, उसे हम लोग पारंपरिक शक्ति कहते हैं, जो पुरानी परंपराओं के अनुसार वो चलता आ रहा है, ठीक है। कोयला क्या है? धरती के अंदर इसका खान है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस धरती के अंदर से निकासे जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग पारंपरिक शक्ति को उदाहरण कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पारंपरिक शक्ति को, ठीक है, जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। जो पारंपरिक शक्ति है इससे हम लोग जीवाश्म
ईंधन के नाम से भी कह सकते हैं। देखते हैं आगे। कहता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाने जाते हैं। जो पारंपरिक शक्ति होते हैं ना, वो समाप्य संसाधन होते हैं। समाप्त मतलब कि ये कभी ना कभी ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इनकी मात्रा निश्चित है। ठीक है, इनकी जो क्वांटिटी है या फिर मात्रा है वो क्या है, फिक्स है। ठीक है, इसकी हम लोग अनुमान लगा चुके कि इतना कोयला, इतना पेट्रोलियम, इतना प्राकृतिक गैस है। कंप्लीट है। तो देखते हैं। कहता है पारंपरिक शक्ति संसाधन तथा ये समाप्य संसाधन। जो पारंपरिक शक्ति है वो क्या है, समाप्य संसाधन है। इसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। सेकंड है गैर पारंपरिक शक्ति, जिसके अंतर्गत सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा तथा गर्म झरने आदि गैर पारंपरिक शक्ति के उदाहरण हैं। तो गैर पारंपरिक में समझ गए, जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो गैर पारंपरिक शक्ति ऊर्जा स्रोत कहलाता है। कंप्लीट है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, ज़्यादा कुछ खास था नहीं इस, जहाँ तक अभी तक हमने जाना। एक बार देख लेते हैं फिर से। बस 2 मिनट में देख लेते हैं। वाणिज्य स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ये सब आते हैं। ठीक है, शक्ति संसाधन के प्रकार। ठीक है, इसके प्रकार के निम्न आधार हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है उपयोग स्तर के आधार पर। ठीक है, उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के होते हैं। पहला सतत शक्ति और दूसरा समापनीय शक्ति। ठीक है, सेकंड था हमारा उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा के कितने भागों में, 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्राथमिक ऊर्जा और दूसरा गौण ऊर्जा। ठीक है, तीसरा था स्रोत की स्थिति के आधार पर शक्ति या फिर ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला क्षयशील शक्ति संसाधन और दूसरा अक्षयशील शक्ति संसाधन। 4 नंबर था संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या था? जैविक ऊर्जा और दूसरा अजैविक ऊर्जा। तीसरा था 5 नंबर था समय के आधार पर ऊर्जा को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला था पारंपरिक शक्ति और दूसरा था गैर पारंपरिक शक्ति। कंप्लीट है। इसमें मैं आशा है किसी को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक भी करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर अपना सुझाव दीजिए। किसी प्रकार का कोई भी बात होता है तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करें अच्छे। ठीक है, और सेशन अच्छा नहीं लग रहा तो अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं है। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, हम लोग को जितने भी स्रोत देखें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ठीक है, इस सब के बारे में ही बारी से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है? कोयला। ठीक है, आप लोग कोयला से अच्छी तरीके से भली भांति होंगे, जानते होंगे कोयला का, है ना, उपयोग भी किए होंगे। उपयोग नहीं किए तो देखे होंगे जरूर उपयोग। ठीक है, तो ये जो यही क्या है? कोयला है। कोयला को हम लोग खदान से निकालते हैं। ठीक है, धरती के अंदर से इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है कोयला
शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है, सस्ता होने के कारण इसका उपयोग करते हैं हम लोग। घर में भी पहले खाना बनाने के उपयोग में करते थे। ठीक है, आज भी देखते होंगे तो खाना बनाने में उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग सीमित नहीं है, इसका उपयोग कई जगहों पे किया जाता है। ठीक है, फैक्ट्रियों में, विद्युत निर्माण में, ठीक है, व्यावसायिक कार्यों में, अनेक कार्यों में इसका हम लोग कोयला का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कोयलों को सबसे पहले तो हम लोग, जो कोयला का जो भंडार है, इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कोयले को कितने भागों में, कोयले का जो भंडार है उसको दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है गोंडवाना समूह का कोयला और दूसरा है टर्शियरी समूह का कोयला। ठीक है, गोंडवाना समूह का कोयला और दूसरा टर्शियरी समूह का कोयला। तो गोंडवाना समूह के कोयले के अंतर्गत में, ठीक है, कई राज्य आते हैं और टर्शियरी समूह के अंतर्गत में कई राज्य आते हैं, जो इसका फैलाव है। ठीक है, देखेंगे हम लोग बारी बारी से। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 2007 और 2008 में कोयले का कुल उत्पादन 456.373 मिलियन टन था। ठीक है, 456.373 मिलियन टन था कोयले का कुल उत्पादन। कंप्लीट है। तो देखते हैं भूगर्भिक दृष्टि से, ठीक है, भूगर्भिक दृष्टि से भारत में समस्त कोयला भंडार को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, भारत में समस्त कोयला भंडार को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला क्या है, गोंडवाना समूह। ठीक है, क्या है, गोंडवाना समूह। अभी बताए थे गोंडवाना समूह और दूसरा क्या था, टर्शियरी समूह। तो देखते हैं, जो गोंडवाना समूह है, कहते हैं इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है। जो गोंडवाना समूह है ना, वहां पर 96% कोयले का भंडार है। ठीक है, यहां के कोयले का निर्माण लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। कहता है, समझिएगा ध्यान से, जो गोंडवाना समूह के जो कोयले हैं, ठीक है, यहां पे भारत के 96% कोयले का भंडार है और इसका निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अप्रॉक्स लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण। कंप्लीट है। अगर आपसे पूछ दे गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था, तो कह सकते हैं, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। कितने वर्ष पहले, तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, और गोंडवाना समूह में कितने प्रतिशत कोयले का भंडार है, तो लगभग 96% कोयले का भंडार कहाँ है, तो गोंडवाना समूह में है। ठीक है, नीचे देखते हैं। कहता है गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं, जिसमें से पहला क्या है, दामोदर घाटी, सेकंड है सोन घाटी, थर्ड है महानदी घाटी, तीसरा है वारधा गोदावरी घाटी। ठीक है, कहते हैं ये 4 नदी घाटी जो है ना, इसी में गोंडवाना क्षेत्र का कोयला पाया जाता है। बाकी देखेंगे हम लोग आगे, समझ में आ गया होगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जहां 96% कोयले का भंडार है। ठीक है, और गोंडवाना कोयले क्षेत्र का जो कोयला है वो 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं मुख्यतः, है ना।
पहला दामोदर घाटी, दूसरा सोन घाटी, तीसरा महानदी घाटी और 4 नंबर गोदावरी घाटी में। कंप्लीट है। सेकंड है हमारा टर्शियरी समूह। ठीक है, क्या है? टर्शियरी समूह है। देखते हैं, कहता है गोंडवाना समूह के बाद टर्शियरी समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। कहता है जब गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हो गया था ना, उसके बाद टर्शियरी समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। कहता है यह टर्शियरी समूह है जो 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, अगर समझिएगा ध्यान से, जो जितना पुराना कोयला होगा वो उतना ही बढ़िया होगा। जो टर्शियरी समूह का कोयला है जब 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, तो इसके जो कोयले का जो किस्म होगा बहुत ही खराब कह सकते हैं, अच्छा नहीं होगा। कहता है टर्शियरी कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। ठीक है, जो टर्शियरी समूह का जो कोयला क्षेत्र है वो मुख्यतः कहाँ है? तो असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे टर्शियरी समूह के कोयले का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ है, तो 5.5 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, या फिर कह सकते हैं गोंडवाना समूह के कोयले के बाद हुआ है, टर्शियरी समूह के कोयले का निर्माण हुआ है। और गोंडवाना समूह का कोयले का निर्माण कितने वर्ष पहले? तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। कंप्लीट है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कोयले का वर्गीकरण। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तब कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, और इसका नोट्स के लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर एक मात्र एप्लीकेशन है जहां पे आपको नोट्स और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वो भी चैप्टर वाइज, हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। कोई लॉगिन साइन अप करने की कोई झंझट ही नहीं है उसमें। आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और उसका उपयोग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के पॉइंट के साथ। ठीक है, कोयले का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, फिर से बोल रहे हैं शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगता है। जो प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब भी दीजिए आप लोग कमेंट में। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।